दोस्तों हाजिर एक और रिपोर्ट लेके थे। आज दी रिपोर्ट हिंदी भी होएगी क्योंकि आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी की मौत बांदा के अस्पताल में वीरवार रात को हुई। बांदा की ही जेल में बंद मुख्तार अंसारी को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया। अस्पताल में भर्ती होने से पहले मुख्तार अंसारी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनके परिजनों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी और प्रेस में भी यह बयान दिए गए कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन किया जा रहा है। यह बात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। 21 मार्च यानी कि मौत से कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी के वकील ने संबंधित अदालत में एक अर्जी, एक याचिका, एक एप्लीकेशन दी जिसमें स्लो पॉइजनिंग का जिक्र किया गया। यहां तक मुख्तार अंसारी ने अपनी इस अर्जी में अदालत के सामने गुहार की कि उनको 19 मार्च को किसी खाद्य पदार्थ में, खाने वाली चीज में जहरीला पदार्थ मिलाकर, जो कि एक स्लो पॉइजन हो सकता है, दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो चुकी है। लेकिन इस मामले में अभी तक की जो जांच हुई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें मुख्तार अंसारी की मौत की वजह को हार्ट फेलियर बताया गया है। हालांकि एक स्लो पॉइजन क्या ऐसी परिस्थितियां शरीर में, शारीरिक या स्वास्थ्य के नजरिए से पैदा कर सकता है कि मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट ही हो। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी ओवरडोज के शिकार, टॉक्सिसिटी, ड्रग्स ओवरडोज के शिकार लोग होते हैं, उनकी मौत के कारण भी कार्डियक अरेस्ट या फिर ब्रेन हैमरेज जैसी ऐसी शारीरिक परिस्थितियां बनती हैं। सो क्या मुख्तार अंसारी की मौत स्लो पॉइजनिंग से हुई? और अगर यह वास्तविकता है, क्या इसका खुलासा कभी हो पाएगा? इस बात पर एक बहुत बड़ा संशय है। हालांकि इस मामले में एक मैजिस्टेरियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और एक मैजिस्टेरियल जांच कमेटी बैठेगी और इस मामले की पड़ताल करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों, डॉन्स, माफिया के खिलाफ जिस तरीके का अभियान योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में चला है और उसमें कुछ खेमे के बाहुबलियों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, संभावना कम है कि इस मामले में, खास करके स्लो पॉइजनिंग का ये जो आरोप है, इल्जाम है, हम तो इसे आरोप इल्जाम ही कहेंगे, उस मामले में अगर कुछ सच्चाई हुई भी तो बाहर आ पाएगी। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में समझने का प्रयास यह रहेगा कि क्या उत्तर प्रदेश में सभी किस्म के माफिया, डॉन्स या बाहुबलियों के खिलाफ शिकंजा उसी तरीके से कसा गया जैसा कि अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसों के खिलाफ, जैसा कि रमाकांत यादव या विजय मिश्रा जैसों के खिलाफ, जो जेलों में बंद है, जिन पर आपराधिक मुकदमे लगातार दर्ज हुए। एक बहुत बड़ा वर्ग है, रादर मैं ठाकुर बिरादरी से जोड़कर इन बाहुबलियों के वर्ग को देखता हूं, जिनमें धनंजय सिंह आते हैं, जिनमें ब्रजेश सिंह आते हैं, जिनमें राजा भैया आते हैं, जिनमें अभय सिंह आते हैं, या फिर कुश्ती संघ वाले ब्रिजभूषण सिंह आते हैं। ये वो बाहुबलियों हैं जिनका काम काज, कारोबार, साम्राज्य 2014 या 2017 के बाद लगातार बढ़ा और इनके सत्ता पक्ष के साथ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष के साथ संबंध भी अच्छे रहे। हालांकि इस बात पर मैं दोबारा आऊंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल के अंडरवर्ल्ड को समझने के लिए हमें थोड़ी सी और बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं मुख्तार अंसारी की बात करूंगा। मुख्तार अंसारी की मौत को सिर्फ एक डॉन की मौत कहना अंडर एस्टिमेशन होगा, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में बाहुबलियों के मानचित्र, यानी कि दुनिया को समझते हैं, तो आप ये मानेंगे कि जो ध्रुव होते हैं अंडरवर्ल्ड में, उसमें से एक ध्रुव की समाप्ति और अंत मुख्तार अंसारी की मौत को माना जा सकता है, क्योंकि इससे आगे उस ध्रुव को ले जाने वाले बाहुबलियों या फिर किसी ऐसे डॉन की इस वक्त उपस्थिति ही इस लैंडस्केप पर आपको नजर नहीं आएगी। सो मुख्तार अंसारी कैसे बना, आज इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे परिवार से जो कि एक समृद्ध परिवार था और देश में काफी चर्चित और काफी सम्मानित परिवार था। मुख्तार अंसारी के दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष 1927 के सालों में रहे थे। एक बहुत ही बड़ा उनका कद था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के साथ कांग्रेस में उन्होंने काम किया था। इनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान भारतीय फौज के एक बड़े जर्नैल थे। बताया यह जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान में आने का आमंत्रण भी ब्रिगेडियर उस्मान के द्वारा अस्वीकार किया गया और उन्होंने भारत में रहना ही मुनासिब समझा। इसके अलावा इनके चाचा अहमद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इनके बड़े भाई अफजाल अंसारी उत्तर प्रदेश के कई मर्तबा विधायक रहे। तो क्या कारण था कि मुख्तार अंसारी, जो कि एक ऐसे परिवार से था जो आउट एंड आउट राजनीति में था, एक देश का बड़ा प्रसिद्ध, चर्चित और सम्मानित परिवार था, वो अंडरवर्ल्ड की इन गहराइयों में
धंसता चला गया। इस चीज को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश और खास करके ईस्टर्न यूपी में बाहुबलियों की लड़ाई को समझना पड़ेगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को पूर्व का सिसली कहा जाता रहा। सिसली इटली का एक शहर है जो कि इटालियन माफिया का एपिसेंटर माना जाता रहा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को पूर्व का सिसली कहा जाता था और यहां हरिशंकर तिवारी और रविंद्र सिंह जैसे बाहुबलियों की आपस की लड़ाई, आपस की गैंग वॉर काफी चर्चित रही। व्याप्त परिस्थितियों में मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड में एंट्री 1980 के दशक, खासकर मिड 80s के आसपास बताई जाती है। गाजीपुर, जो कि मुख्तार अंसारी का गृह जिला था, यहां के दो दबंग हुए जिनका नाम साधु सिंह और मखनू सिंह था। अब साधु सिंह और मखनू सिंह का 20 बीघा जमीन को लेकर एक झगड़ा चल रहा था त्रिभुवन सिंह नाम के एक और दबंग के साथ। अब त्रिभुवन सिंह, साधु सिंह और मखनू सिंह तीनों ठाकुर थे। पड़ोसी जिले बनारस में दबंगई करता था ब्रिजेश सिंह, जो कि एक बड़ा बाहुबली बना, बाद में राजनीति में भी आया। सो ब्रिजेश सिंह का पूरा समर्थन त्रिभुवन सिंह को था। इस घटना से पहले, जिसमें साधु सिंह और मखनू सिंह को कत्ल कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, मुख्तार अंसारी इन दोनों भाइयों के काफी करीब आ जाता है। अब मुख्तार अंसारी एक मुसलमान था, लेकिन ठाकुर इन भाइयों, क्योंकि ये दबंग थे, इनका इलाके में रसूख था और शुरुआती स्तर पर मुख्तार अंसारी को भी इसी तरीके की समर्थन, सपोर्ट, बैकिंग जिसे कहते हैं, उसकी जरूरत थी। इसी के चलते वो साधु और मखनू के साथ आ गया। लेकिन उस 20 बीघा जमीन को लेकर जो झगड़ा हुआ, उसमें त्रिभुवन सिंह द्वारा साधु और मखनू सिंह के कत्ल कर दिए गए। हुए दोनों भाइयों के कत्ल के बाद मुख्तार अंसारी ने इस पूरे के पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथ में ले ली, क्योंकि त्रिभुवन सिंह ब्रजेश सिंह से, बनारस के दबंग से जुड़ा हुआ था। इसी के चलते झगड़ा शुरू हुआ और एक बहुत लंबी चौड़ी गैंगवार, जो कि आने वाले कम से कम 20 या 25 सालों तक चली और जिसमें तकरीबन 50 से 55 मौतें हुई दोनों गुटों, दोनों खेमों की। और यह सीधी लड़ाई, सीधा टकराव था मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच। एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाला मुख्तार अंसारी अंडरवर्ल्ड के दलदल में धंसना शुरू हो चुका था। एक तरफ उसका मुकाबला एक शक्तिशाली बाहुबली ब्रजेश सिंह और उसके गैंग से हो रहा था, उनके बीच की गैंग वॉर्स कॉमन हो चली थी। दूसरी तरफ कई जघन्य वारदातों और घटनाओं में मुख्तार अंसारी का नाम उभरा। इनमें से एक था अवधेश राय पर हुआ हमला। 1990 का दशक आ गया और 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी लूट, फिरौती, रंगदारी की वसूली जैसी कई बड़ी घटनाओं में इन्वॉल्व हुआ और यहीं पर उसका मिलाप होता है, उसका संपर्क हुआ पंजाब के दो ऐसे गैंगस्टर्स के साथ, जिसके कारण उसका पंजाब और हरियाणा से ताल्लुक बढ़ा। प्रभजिंदर सिंह, डिम्पी चंदभान और रॉकी फाजिल का अलग अलग स्टेजेस पर ये दोनों गैंगस्टर, जो कि पंजाब के मालवा इलाके के थे, मुख्तार अंसारी के लिए काम करते रहे, मुख्तार अंसारी के लिए वारदातों को अंजाम देते रहे। एक ऐसी वारदात जो कि मुख्तार अंसारी की आपराधिक जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, वो थी नंद किशोर रूंगटा, एक कोयला व्यापारी, बनारस के कोयला व्यापारी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के एक नेता भी थे, उनका अपहरण। इस वारदात में बताया जाता है कि प्रभजिंदर, डिम्पी और रॉकी फाजिल्का को भी इस्तेमाल किया गया। सो मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का बाहुबली बनता जा रहा था और अन्य राज्यों के क्रिमिनल, गैंगस्टर और खास करके पंजाब के गैंगस्टर, जो कि मुख्तार अंसारी के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश में जाकर वारदातों का अंजाम देते थे, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा वारदातें अंजाम दी गई। यह वो दौर था जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिमिनल, गैंगस्टर्स फिरौतियों, रंगदारी की वसूलियों और लूट की वारदातों को शरेआम अंजाम दिया करते थे। उत्तर प्रदेश और बिहार में गुंडा राज के चर्चे आपने सुने हैं। यह वही समय था, यही वक्त था जबकि पहली बार मुख्तार अंसारी को रंगदारी और फिरौती की वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के एक व्यापारी वेद गोयल को दिल्ली के तिलक नगर इलाके से किडनैप कर लिया गया। यह बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी के इशारे पर उसके दो गैंगस्टर क्रिमिनल्स ने इस व्यापारी को किडनैप कर हरियाणा के पंचकुला की एक कोठी में छुपा रखा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में पंचकुला की इस कोठी पर छापेमारी की गई। वेद गोयल को इन क्रिमिनल्स की कस्टडी से छुड़वाया गया। इसी मामले में एक गुर्गे को मुख्तार अंसारी समेत गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि अंसारी इससे पहले भी जेल की हवा खा चुका था, लेकिन यह पहला मौका था जब फिरौती की ऐसी बड़ी आपराधिक वारदात में उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 1996 में बेल पर बाहर आने के बाद मुख्तार अंसारी ने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा।
सक्रिय राजनीति में मुख्तार अंसारी का करियर 1996 में शुरू होता है, जब बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर मऊ विधानसभा क्षेत्र से उसने पहली बार चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद आने वाले 4 चुनावों में भी मऊ विधानसभा क्षेत्र से मुख्तार अंसारी ने ही जीत हासिल की। कुल 5 बार वो एमएलए रहा, जिसमें से 2 बार उसने बीएसपी और 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहां से जीत हासिल की। लेकिन 2000 के बाद उत्तर प्रदेश का जो अंडरवर्ल्ड है वो माफिया, डॉन और गैंगस्टर्स के हाथ से निकलकर बाहुबलियों के हाथ में आना शुरू हो गया, या फिर यह कहें कि वही माफिया डॉन बाहुबली बन गए। अब साल 2000 के बाद एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड में देखा गया। इसका एक बड़ा कारण यह था कि कॉरपोरेट जगत का विस्तार हुआ। प्रांतीय राजधानी लखनऊ से जिलों के हेडक्वार्टर्स तक कॉरपोरेट जगत फैला, खास करके मोबाइल कंपनीज जिन्हें अपने टावर सेटअप करने थे। यह एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से बहुत से ऐसे काम धंधे उत्पन्न हुए, पैदा हुए, जिनको हासिल कर ज्यादा बड़े मुनाफे कमाए जा सकते थे। यही कारण था कि माफिया, डॉन, क्रिमिनल, गैंगस्टर ये सभी बिजनेस की तरफ आने लगे। यूपी के बदमाशों, यूपी के दबंगों, माफिया डॉन्स को यह अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि असली ताकत या तो राजनीतिक शक्ति के जरिए अर्जित की जा सकती है या फिर कारोबार और व्यापार में वृद्धि करके। यही कारण था कि बंदूक और कट्टों की लड़ाई कारोबार पर वर्चस्व की लड़ाई का रूप लेती जा रही थी। बहुत से दबंग, बहुत से क्रिमिनल खुद राजनीति में आ चुके थे। मुख्तार अंसारी जैसे लोग इन्हीं में से थे। लेकिन यह वो दौर था जबकि गैंग वॉर खत्म नहीं हुई थी, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच भी नहीं। अंसारी के आपराधिक जगत का इत्तेफाक और उसकी आपराधिक वारदातों के निशाने पर विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता रहे। नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या करवाई जाती है। यह हत्याकांड भी मुख्तार अंसारी के इशारे पर करवाया गया और इसे मुख्तार अंसारी के खासम खास एक और दबंग मुन्ना बजरंगी और संजीव महेश्वरी द्वारा अंजाम दिया गया। यह वो वक्त और वो दौर था जबकि मुख्तार अंसारी जेल में बैठकर भी अपना गैंग चला रहा था। यही उसकी खासियत थी। चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की रही या सरकार किसी भी और पार्टी की रही, मुख्तार अंसारी की आपराधिक गतिविधियां जेल से बैठ के भी बादस्तूर चलती रही। अंसारी की आपराधिक गतिविधियों का वो रुझान जो कि एक इत्तेफाक था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी के नेताओं का उसके निशाने पर लगातार रहना, उसके लिए एक बड़ी दिक्कत तब बन गया जब 2014 में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कृष्णानंद राय हत्याकांड के दोनों हमलावरों मुन्ना बजरंगी और संजीव महेश्वरी, जो कि मुख्तार अंसारी के बहुत करीबी दबंगों में आते थे, उनको 2018 और 2021 में मौत के घाट उतार दिया गया। 2018 में बागपत की जेल में सुनील राठी नाम के एक क्रिमिनल गैंगस्टर द्वारा मुन्ना बजरंगी पर हमला किया गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद 2021 में लखनऊ की एक अदालत में पेशी के दौरान संजीव महेश्वरी का कत्ल कर दिया गया। अपराध जगत में अंसारी के साथी रहे दबंग एक के बाद एक मरते जा रहे थे। अंसारी को इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि अब उत्तर प्रदेश की जेलें उसके लिए सुरक्षित नहीं हैं और उसे कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। इस चीज की गुहार भी उसने कई बार की, लेकिन असर नहीं हुआ। आखिरकार मुख्तार अंसारी ने एक साजिश रची और इस साजिश में उसका साथ दिया तत्कालीन पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने। पंजाब के मोहाली के एक नामी बिल्डर द्वारा एक शिकायत मोहाली के पुलिस थाने में की गई कि उसको रंगदारी की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश की जेल से मुख्तार अंसारी ने वसूली का कॉल लगाया, एक्सटॉर्शन के लिए कॉल लगाया, जिसके बाद पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को इस मामले की पड़ताल के लिए प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश की जेल से पंजाब ले आई। अदालत में पेश किया गया, उसकी रिमांड ली गई, पूछताछ की गई, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश की जेल में उसे वापस भेजने की बजाय मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया। आने वाले कुछ साल मुख्तार अंसारी रोपड़ की इस जेल में पूरे ऐशो आराम से रहा और इस जेल में उसे हर सुविधा, हर लग्जरी मुहैया करवाई गई। शराब, स्कॉच की बोतलों से लेकर यहां तक बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी, जो कि खुद एक शूटर था, उसे शिकार के लिए भी रोपड़ के पास जंगली जो इलाका पड़ता है वहां ले जाया जाता रहा। इस चीज का राजनीतिक स्तर पर भी काफी विरोध हुआ। कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां की अथॉरिटीज को यह मामला समझ में आया कि मुख्तार अंसारी को एक फर्जी केस में पंजाब सरकार लेके गई है। हालांकि इस केस को चुनौती यूपी ने नहीं दी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब सरकार ने
मुख्तार अंसारी की कस्टडी उनको नहीं दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाना पड़ा, वहां पर केस लड़ा गया, पंजाब सरकार ने अपने वकील खड़े किए। अब मुख्तार अंसारी द्वारा एक बिल्डर से रंगदारी की वसूली की गई थी, उसके लिए कॉल लगाई गई थी, यह एक तथ्य हो सकता था, लेकिन इस मामले में कोई भी चालान या चार्जशीट पेश नहीं की गई। पंजाब की तत्कालीन सरकार और मोहाली पुलिस की खराब नीयत का अंदाजा उस वक्त बखूबी हो गया जब अदालत में ना तो समय सीमा के बीच इस रंगदारी की वसूली के आपराधिक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई चालान या चार्जशीट पेश की गई, और इसके बाद क्योंकि चालान या चार्जशीट पेश नहीं की गई, किसी भी मुलजिम का यह हक होता है कि उसको जमानत दे दी जाए। मुख्तार अंसारी ने इस केस में कभी जमानत ही अप्लाई नहीं की। तकरीबन 1-1.25 साल बीतने के बाद यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी, जिसके बाद हाई सिक्योरिटी के बीच मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर किया गया। दोस्तों, हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगर स्लो पॉइजन की थ्योरी सही है या फिर मुख्तार अंसारी को जेल में ही मारने की कोशिश की जा रही थी, तो यह घटना कुछ साल पहले भी हो सकती थी अगर पंजाब की तत्कालीन सरकार, मोहाली पुलिस एक ऐसा केस जिसमें उनको कानूनी चाराजोई को आगे बढ़ाना ही नहीं था, दर्ज ना करती। सो मुख्तार अंसारी को उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में 1.5-2 साल का जो समय अतिरिक्त मिला जीने के लिए, वो शायद पंजाब की तत्कालीन सरकार की मेहरबानी की बदौलत मिला। तो दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और मौत के कारणों की जांच, मैजिस्ट्रियल जांच जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड का एक ध्रुव, एक पोल जिसे कहा जा सकता है, एक युग इसे कहा जा सकता है, उसका अंत मुख्तार अंसारी की मौत के साथ हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उत्तर प्रदेश बाहुबलियों से मुक्त हो चुका है। आज भी उन 4-5 बाहुबलियों जिनका मैंने जिक्र किया, ये सभी के सभी नेता है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी सीधे या असीधे तरीके से। सो ये सभी लोग आज भी उत्तर प्रदेश के बाहुबली हैं, और उत्तर प्रदेश में लूट खसूट दिखने वाला जो गुंडागर्दी और बदमाशी जो कि 80s, 90s और अर्ली 2000 के दहाके में हमने देखी, दशक में हमने देखी, वो बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन उसकी जगह जो अंडरवर्ल्ड था, जो माफिया थे, जो दबंग थे, उनका एक बहुत ही अलग स्वरूप जो कि इस वक्त के बाहुबलियों की शक्ल में हमारे सामने है। इन्हीं बाहुबलियों का एक उदाहरण है बृजभूषण सिंह, कुश्ती संघ का करता धरता। दोस्तों, हम सब ने देश की महिला ओलंपियंस को, देश की इन महिला कुश्ती की सुपरस्टार्स को पुलिस द्वारा घसीटते हुए, उनके मेडल्स को सड़कों पर रुलते हुए देखा, लेकिन बृजभूषण सिंह जैसों को कोई नहीं हिला पाया। 1980-90 का वो गुंडा राज, उसके बाद के सालों के वो गैंग वॉर बेशक उत्तर प्रदेश में बंद हो गए हों, खत्म हो गए हों, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बधाई के पात्र भी हैं, लेकिन ये बाहुबली जिनसे देश को अभी भी आजादी चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में और भी मजबूत होते हुए देखे जा सकते हैं। सो आज की रिपोर्ट को मैं यही रोकूंगा, यही दूंगा विराम, क्योंकि रिपोर्ट बहुत लंबी हो गई। हम बात मुख्तार अंसारी पे करना चाहते थे, उसके पंजाब कनेक्शन पे करना चाहते थे, कैसे वो गैंगस्टर बना और उत्तर प्रदेश में अंडरवर्ल्ड का स्वरूप पिछले कुछ सालों और दशकों में कैसे बदला है। उम्मीद करूंगा कि इस रिपोर्ट से आप के सामने एक तस्वीर कुछ साफ हो पाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए। जल्द ही एक और रिपोर्ट लेकर फिर मिलूंगा।